हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 1। इसके पहले हमने 4 चैप्टर आपकी क्लास 12 बायोलॉजी की कंप्लीट कर दिए हैं और ये जो चैप्टर है इसको हम 5 वीडियोस के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी वाइज मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है। यानी कि जैसे भाई एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एज इट इज वैसे ही चलेंगे और हर एक टॉपिक का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे लेक्चर नंबर 1 को। और इसमें हम देखेंगे कि जो पहले के लोग थे, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद यानी कि पतंजलि, इनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या थी। फिर उसके बाद भाई मॉडर्न टाइम पे हेल्थ की डेफिनेशन क्या है उसको देखेंगे। फिर हम हेल्थ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो क्या कॉज करते हैं भाई डिजीज। तो इन सारे टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं हमारी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है हेल्थ। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, देखो पहले के लोग क्या कहते थे कि ऐसी स्टेट हमारी बॉडी और माइंड की जहां पर कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस बना। अब देखो सिंपल सी चीज है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट है, और अगर ये फ्लूइड्स सही अमाउंट में प्रेजेंट है, इनके बीच में बढ़िया सा भाई क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि भाई उस पर्सन की हेल्थ ठीक है। ठीक है, ये ऐसा कौन कहते थे पहले के लोग। तो ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, बॉडी और माइंड की ऐसी स्टेट जहां पर क्या हो, देयर वॉज अ बैलेंस, ठीक है, क्या हो भाई, बैलेंस हो ऑफ सर्टेन ह्यूमर। और बेटा ह्यूमर्स क्या है यहाँ पर, सर्टेन ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर्स यानी कि फ्लूइड्स। तो अगर हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स है उनमें भाई बढ़िया से बैलेंस बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन, ठीक है। यानी क्या भाई उसकी हेल्थ एकदम ठीक है। इसको किसने कहा था, इसको कहा था भाई अर्ली ग्रीक्स ने, जैसे कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा, ठीक है, और इंडियन आयुर्वेदा। अब देखो इंडियन आयुर्वेदा में यहाँ पे नाम है क्या, पतंजलि, ठीक है। ये बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं है, दूसरे पतंजलि है, ठीक है। यानी कि जो हमारे सबसे पहले वाले जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की वो पतंजलि है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, भाई प्रेजेंट टाइम पे बात ऐसी है कि हमारा जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा माइंड क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स उन सबको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम कौन कौन से हैं, न्यूरल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और इम्यून सिस्टम हो गया। अब इन तीन सिस्टम में देखो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखता है, वो कौन है, इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जब आगे जाएंगे तो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर। पर 1 में अभी हम इम्यून सिस्टम के बारे में बस इतना ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे माइंड इन्फ्लुएंस न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारा माइंड क्या कर रहा है, इन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इन सब में भाई हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा मेंटेन करके रखने का किसका काम है, यहाँ पर वो है इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या करता है भाई, मेंटेन करता है आर हेल्थ। देखो सिंपल सी बात है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा पावरफुल उसकी हेल्थ उतनी ज्यादा बढ़िया, जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा वीक उसकी हेल्थ उतनी ज्यादा खराब। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। अब बेटा देखो हेल्थ को अफेक्ट करने के बहुत सारे रीजन है, यानी कि हमारी हेल्थ बहुत सारे टाइप से क्या हो सकती है भाई, खराब हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे रीजन इसके पीछे, पर यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने 3 दिए, हम 3 की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर जो भाई किसमें, हमारे जीन्स में प्रेजेंट है। अब देखो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, या तो ये बर्थ के बाद कोई चाइल्ड है वो एक्वायर कर सकता है, या फिर पेरेंट्स से ही आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर है 2 टाइप के हैं, एक है एक्वायर्ड, ठीक है, जो कब हुए भाई, बर्थ के बाद एक्वायर किए गए, ठीक है। और दूसरे हमारे पास इनहेरिटेड,
इनहेरिटेड यानी कि जो पेरेंट्स से है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद क्या है भाई, दूसरा हमारे पास इन्फेक्शन। अब एक चीज देखना है यहाँ पे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट है ना, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, और जो इन्फेक्शन वाला है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। और फिर थर्ड चीज है लाइफस्टाइल। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से हमारी हेल्थ क्या होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मॉडर्न टाइम पे भाई अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हेल्थ की डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे, तो अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है हेल्थ। तो देखो, ऐसी स्टेट बॉडी की, या फिर हम कहें स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग यानी कि एक पर्सन है, वो इन कुछ एस्पेक्ट्स में एकदम अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन है, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं हेल्थ। और जिस पर्सन के अंदर ये सब मिल रहा है वो क्या है, हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। भाई ऐसी स्टेट जहां पर क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, उसी को हम कहते हैं हेल्थ। और जो पर्सन इसको फुलफिल कर पा रहा है वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई बहुत लोगों को लगता है अगर किसी को कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, भाई हेल्थ का मतलब क्या समझते लोग कि भाई सामने वाले पर्सन को कोई डिजीज नहीं है। और फिर कुछ लोग कि भाई ऐसे डोले शोले बना लिए, ठीक है, एकदम बॉडी बन गई, सिक्स पैक एब्स, तो पर्सन भी क्या है, हेल्दी है। पर देखो हमारी एनसीईआरटी साफ लिखती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्सन भाई चाहे कितना ही फिट हो, उसको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। जैसे मानो किसी ने एकदम बढ़िया से बॉडी बना रखी है, डोले शोले, सिक्स पैक एब्स, और उसको कैंसर है, तो क्या वो हेल्दी है, क्या नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। हेल्थ डजंट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई डिजीज है ही नहीं। और एक और, फिजिकल फिटनेस। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो थे भाई, जिनकी भयंकर भयंकर बॉडी थी, ठीक है, डेथ तो बहुत लोगों की हुई, पर भाई जो बढ़िया सी फिजिकल फिटनेस वाले थे, जिनकी बढ़िया सी बॉडी थी, वो भी भाई मर गए, क्यों? क्योंकि भाई उनकी सिर्फ बॉडी बढ़िया थी, इम्यून सिस्टम इतना नहीं था अच्छा, ठीक है। तो हेल्थ का लेना देना इम्यून सिस्टम से है, भयंकर बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। बेनिफिट ऑफ बीइंग हेल्दी। अभी तक हम एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, सब नॉर्मल सी बातें हैं जो हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। अब टॉपिक है हमारे पास कि भाई हेल्दी होने के क्या बेनिफिट है। देखो सबसे पहला बेनिफिट तो क्या, सबसे पहला आपके पास बेनिफिट है कि अगर आप हेल्दी हो तो आपके पास जो भी वर्क है, ठीक है, आपको कोई भी वर्क दिया जाएगा, आप उसको पूरी एफिशिएंसी से करोगे, अपना उसमें पूरा 100% दोगे। और भाई अगर किसी वर्क में अपना 100% दे रहे हो तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 100%। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपकी बॉस ने आपको कुछ काम दिया, आपने उस काम को भाई पूरी जान लगा दी, ठीक है, उसमें 100% अपना दे दिया उसमें। अब तो क्या होगा कि भाई काम बहुत अच्छे से होगा, और अगर काम अच्छे से हुआ तो फिर बॉस खुश हो जाएगा, बॉस खुश हुआ तो फिर पैसे देगा ज्यादा। तो सिंपल सी चीज है कि एक तो ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, दूसरा आपकी इनकम भी बढ़ा रहा है, तो भाई हेल्दी रहो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे मोर एफिशिएंट एट वर्क एंड इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है भाई। अगर आप अपने वर्क में ज्यादा एफिशिएंट रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाएगी, और आपका जो काम करने का टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, आप ज्यादा देर काम कर पाओगे और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज लॉन्गिविटी। अगर भाई काम ज्यादा करोगे तो फिर इंक्रीज मनी फ्लो। अब देखो तो नॉर्मल चीज थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो एक चीज और है कि हेल्थ बढ़िया होने से इन्फेंट और जो मोटिलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। जो इन्फेंट और मैटरनल मोटिलिटी वो भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन्फेंट एंड मैटरनल क्लियर इतना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए हेल्दी होने के। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हेल्दी कैसे रहे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चीजें होती होगी जिनसे हम हेल्दी हो सके। तो वही बात नॉर्मल सी कि भाई बैलेंस डाइट रखो, अच्छा खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखो, ठीक है। हाउ टू बी हेल्दी। तो कुछ एकदम बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है। बैलेंस डाइट लो, फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन रखो। अब देखो पर्सनल हाइजीन का मतलब ये नहीं कि खुद को साफ रखो, अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना उसे भी साफ रखो। अगर आसपास का एनवायरनमेंट साफ रहेगा तो आप तक जो पैथोजेंस है उनके आने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास भाई रेगुलर एक्सरसाइज। अब हमारी बुक ने भाई ऐसा लिखा है कि भाई तुम्हें जिम जाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर घर पे नॉर्मल योगा वोगा कर लोगे तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिम में जाके वहां पे 2-3 घंटे तक तुम वेट्स उठा रहे हो, भारी भारी एक्सरसाइज कर रहे हो। बस घर पे 10 से 15 मिनट योगा करो, उतनी एक्सरसाइज भी काफी है। हमारे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, योगा। फिर उसके बाद क्या है, वैक्सीनेशन, जो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। और कंट्रोल ऑफ वेक्टर। अभी जो कंट्रोल ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक है ना आगे तो आएगा, पर मैं इसको आपको पूरा नहीं कराऊंगा। वहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हेन वी आर हेल्दी, सॉरी व्हेन वी आर नॉट हेल्दी लेंगे, ठीक है, नॉट हेल्दी और वी हैव डिजीज, ठीक है। भाई हेल्दी नहीं इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ डिजीज है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है। अगर इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है, वो अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पा रहे, तो भाई बहुत सारे क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कि भाई इस पर्सन को क्या हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, ठीक है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organ is adversely affected, क्या हो भाई, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है क्या हो, अफेक्ट हो, और उसके कुछ क्या आ जाए, कैरेक्टर्स आ जाए, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या, उसके कुछ ना कुछ क्या है, सिम्टम्स आए, कैरेक्टराइज्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स। तो बेटा जी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिजीज, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिजीज। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई जो डिजीज है ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाए, ठीक है, यानी कि क्या हो सके भाई, ट्रांसफर हो सके। और दूसरी वो जो कि भाई जिसको है उसी को रहे, दूसरे को ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिजीज भी हमारे पास क्या है, दो टाइप की, एक तो है इन्फेक्शियस और इधर कौन आएगी, नॉन इन्फेक्शियस। या फिर हम इसको एक और वर्ड दे सकते हैं, या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। पढ़ रखा है ना छोटी क्लासेस के अंदर सारा। तो इन्फेक्शियस यानी कि कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलो, इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि भाई इन्फेक्शियस क्या है, जो ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन। और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि विच डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
अब देखो भाई, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रही है तो उसको ले जाने वाला कोई चाहिए, ठीक है, उसको ले जाने वाला कोई चाहिए, उसी को हम कहते हैं पैथोजन। तो यहाँ पर स्प्रेड कौन कर रहा है इसे? स्प्रेड थ्रू पैथोजन, ठीक है भाई, कौन लेके जा रहा है इसे? पैथोजन, ठीक है। अब ये जो पैथोजन है हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, जैसे कि बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल और हेलमिंथीज। हेलमिंथीज क्या होता है भाई? हेलमिंथीज क्या होता है? हेलमिंथीज यानी कि वॉर्म्स। और एक और है यहाँ पे हमारे पास फंगस, ठीक है। तो ये सारे हमको पढ़ने हैं बेसिकली, इन सबके एक एक हमको एग्जांपल देखने हैं कि भाई कौन सी डिजीज है, कौन उसको करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स है इसके कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जैसे छींका, छींकते ड्रॉपलेट्स किधर गई? एटमॉस्फेयर में, और जब किसी और पर्सन ने उसको इनहेल किया तो फिर भाई उसको भी कॉमन कोल्ड हो गया। एक और है यहाँ पर एड्स। और बेटा जो एड्स है ना, ये फेटल डिजीज है, जानलेवा है, ये जान लेके ही रहेगी, ठीक है। कॉमन कोल्ड ऐसे जान नहीं लेगा, पर ये जान लेके रहेगा। तो नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर, नॉन इन्फेक्शियस, नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, एक से दूसरे पे ये नहीं जाती, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल देख लो इसके, इसके एग्जाम्पल है भाई कैंसर। अब मान लो कोई पर्सन है, उसको कैंसर है, आप उसके पास जाके बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसका कैंसर आपको आ जाएगा, क्लियर इतना। और ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। अब आपका कोई दोस्त है, अगर वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज करता है और आप उसके पास जाके बैठ जाओगे तो भाई ऐसा थोड़ी ना आप भी उसके साथ स्टार्ट कर दोगे, तो क्या है? इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल नहीं है, क्लियर है इतना। ये सब हम देखेंगे आगे टॉपिक, जितने भी एग्जाम्पल लिखे ना, सब भाई एक एक टॉपिक के अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम डिजीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन्फेक्शियस की बात करेंगे, और फिर जो नॉन इन्फेक्शियस है वो बाद वाले टॉप सॉरी बाद वाले लेक्चर्स के अंदर आएगा, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीज। अब देखो बेटा, बैक्टीरियल डिजीज यानी कि कौन कॉज कर रहा है इसे? बैक्टीरिया। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, ठीक है। क्या है भाई? लेला, सॉरी साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। क्या है ये है बैक्टीरिया। अब मैंने इनको कुछ पार्ट्स के अंदर अरेंज कर दिया कि भाई कर कौन रहा है, क्या कर रहा है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है। ये सब मैंने इसको अरेंज कर दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, ये क्या कॉज कर रहा है? तो ये कॉज करता है आपको टाइफाइड। और भाई टाइफाइड में सिम्टम्स क्या है? टाइफाइड के सिम्टम्स है हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर। अब भाई हाई फीवर यानी कितना टेम्परेचर? बेसिकली 39 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना? 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। इतना जो टेम्परेचर है, इतना भाई आपको हाई फीवर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि वीकनेस हो जाएगी, स्टमक पेन होगा, क्लियर इतना। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे? इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चीज देखो कि भाई ये हमारी बॉडी में आता कैसे है। तो सिंपल सी चीज है, ये एंटर होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है? कंटीमिनेटेड फूड और वाटर के जरिए, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और फिर उसके बाद हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहां तक ये पहुंच जाता है, यानी कि माइग्रेट करता है। पहले कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, किससे गया? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। और फिर उसके बाद क्या होता है? माइग्रेट टू
अदर ऑर्गन। क्लियर है बेटा इतना? अब इनका नंबर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हमारे इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर परफोरेशन कर दे, उसके अंदर छेद कर देते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकता है। क्या करते थे भाई? ये इंटेस्टिनल परफोरेशन। परफोरेशन यानी कि छेद कर देना, ठीक है। एंड इट मे बी फेटल। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई अगर किसी को ये हो गया है तो उसे कंफर्म करना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसका जो कंफर्मेशन टेस्ट है उसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। क्या है? विडाल टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट क्या है भाई इसका? विडाल टेस्ट। क्लियर बेटा? बस के एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल दिया हमारी बुक के अंदर। एग्जाम्पल क्या? एक रियल घटना, ठीक है, कि एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मेलन, और वो एक रेस्टोरेंट में शेफ थी। और शेफ होने के साथ साथ वो टाइफाइड का, या फिर मेरे को टाइफाइड की कैरियर भी थी। तो जितने भी लोग वहां पे खाना खाने आते तो उनको खाने के साथ साथ टाइफाइड भी दे देती। अब बहुत टाइम तक ऐसा चलने रहा, और जो लोग बाग वहां पे खाना खा के जाते थे उनको भी टाइफाइड हो गया। फिर बाद में पता चला कि भाई जो लेडी है जो यहाँ पर काम करती है उन्हीं को टाइफाइड है, और वही यहाँ पर टाइफाइड को क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है। तो ये क्या थी भाई? ये थी शेफ, टाइफाइड कैरियर, और इन्होंने स्प्रेड कर दिया टाइफाइड टू सेवरल ईयर्स, ठीक है। बहुत सालों तक क्या करती है भाई? टाइफाइड को स्प्रेड करती है। तो पूरा है जो है सालमोनेला टाइफाई के बारे में हमें इतना याद रखना है कि भाई सालमोनेला टाइफाई क्या है? बैक्टीरिया है। क्या कॉज कर रहा है? टाइफाइड। सिम्टम्स क्या है उसके? हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टमक पेन और वीकनेस। और भाई कैसे एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के जरिए, और फिर बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। और क्या कर देता है? ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन कर देता है, और जो क्या हो सकता है? फेटल हो सकता है। फेटल यानी कि भाई जानलेवा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब बेटा यहाँ पे देखो नाम में स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि पहली चीज तो ये बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। और निमोनिया यानी कि क्या कोस करने वाली है? निमोनिया। और साथ में एक और है कौन? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो दोनों हैं ये यहाँ पर कॉज करने वाले हैं निमोनिया, ठीक है बेटा। क्या कॉज करने वाले? ये निमोनिया। तो लिख देते हैं हम कि भाई ये है, इन्होंने कॉज किया निमोनिया, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे निमोनिया के? तो निमोनिया के सिम्टम्स है भाई, एक तो फीवर, चिल्स यानी कपकपी, और कफ, हेडेक, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई किसी इन्फेक्ट से, जैसे कि पहले वाले कहाँ भी आता भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो ये जाता है हमारे एल्विलाई के पास। इनफैक्ट एल्विलाई, भाई एल्विलाई कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स पे, ठीक है। और फिर क्या करता है ये कि जो एल्विलाई है उनमें फ्लूइड फिल कर देता है, ठीक है। यानी कि जो एल्विलाई उनमें क्या कर देता है भाई? फ्लूइड फिल कर देता है। एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। अब बेटा जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है वहां पर अगर कोई फ्लूइड भर जाए तो क्या गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा? आसानी से नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा रेस्पिरेशन में, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। क्लियर है? और कुछ केसेस में हमारे जो लिप्स है और जो नेल्स है वो कैसे हो जाते हैं? ब्लूइश, ठीक है, यानी कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। एंड इन सेवरल केसेस लिप्स एंड नेल्स कैसे हो जाते हैं बेटा? ये हो जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश, यानी कि हम कह सकते हैं भाई लिप्स और जो नेल्स है कैसे हो गए? ब्लू हो गए। आगे चलो।
ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर कैसे होता है? अगर किसी को भाई ये है, ठीक है, निमोनिया, और आपने उसके यूटेंसिल्स हो गए, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट है यूज कर लिया उसका, ठीक है, तो उससे भी आप क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। तो ट्रांसफर इवन बाय शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल्स, ठीक है। और कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारी एनसीईआरटी में बस नाम दिए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जैसे कि डिप्टेरिया हो गया एंड डिप्टेरिया, प्लाग और एक्स्ट्रा, ठीक है, आर ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर बेटा इतना? तो यहाँ पर हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के देख लिया। अब देखो, जो प्लाक है ना, इसकी थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है। ये प्लाक क्या करता है कि जो हमारे आर्म्स के जो नोड्स होते हैं इनको स्वेल कर देता है, ठीक है, यानी कि आर्म्स फूल जाती है और हमारे हाथ कुछ ऐसे रह जाते हैं। तो प्लाक ऐसे करता है। अब प्लाक जो है डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर अपना असर नहीं दिखाता, पहले किस पे जाता है? चूहे पे। चूहे, फिर चूहे से किस पे जाता है? इंसान पे। तो यानी कि मीडिएटर कौन हो गया? चूहा। क्लियर है इतना? आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी जो नीट वाला हम बनाएंगे ना वीडियो, उसके अंदर एकदम बढ़िया में डिटेल में बात करेंगे इसकी। आगे चलते हैं। तो भाई बैक्टीरियल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वायरल। वायरल यानी कि जो भाई वायरस कोज करे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड जिंदगी में हर किसी को होता है, साल में 5 बार तो भाई हो ही जाता है नॉर्मली, ठीक है, 4-5 बार तो नॉर्मल है। तो बेटा जो कॉमन कोल्ड है, ये कॉज होता है एक वायरस से, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ वायरस से, जिसे हम कहते हैं राइनो वायरस। अब जो राइनो वायरस है, ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है हमारे नोज को और नेजल चैम्बर को। देखो वायरस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन है? राइनो वायरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ कि भाई इसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो बेटा इसके सिम्टम्स सिंपल्स हैं कि हमें कफ हो जाएगा, जो नेसल कंजेशन हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सॉर थ्रोट हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, और नाक से क्या होगा? बहने लगे, यानी डिस्चार्ज, ठीक है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज यानी कि भाई म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, सॉर थ्रोट और कफ हो गया, हेडेक। क्लियर है? तो ये सारे इसके क्या हो गए? सिम्टम्स हो गए। सबसे पहला तो कॉमन कोल्ड, भाई कौन सा वायरस? राइनो वायरस। कहाँ पर अपना का असर दिखा रहा है? नेजल चैम्बर और नोज। फिर उसके बाद सिम्टम्स क्या है कि भाई नेजल कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, हेडेक होगा, ठीक है, बहुत सारे हैं। और कब तक रहेगा? तो लास्ट फॉर 3 to 7 days। बेसिकली अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है ना, 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है, अगर कोई दवाई वगैरह ना ले तब भी। आगे चलते हैं। वायरस वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोन। अब बेटा प्रोटोजोन में हमारे पास सबसे पहला है मलेरिया। सबसे पहला है हमारे पास मलेरिया। अब इसको एकदम बढ़िया से समझना, ठीक है, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो बेटा मलेरिया जो है इसको कोज करता है कौन? प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम है इसकी भी क्या है? डिफरेंट स्पीशीज है। इसकी क्या हो गई भाई? डिफरेंट स्पीशीज है। अब बेटा जो डिफरेंट स्पीशीज है ना, इनके नाम देख लो। सी वाइवेक्स, सी मलेरिया और पी सेल्सी सेरम, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई? डिफरेंट स्पीशीज हो गई। अब इसमें जो सबसे आखिरी वाला है ना, ये सी फेल्सिफेरम, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये क्या है भाई? बहुत डेंजरस है। लिख देंगे इसमें ये भाई फेटल है, या फिर हम लिख देंगे मैलिग्नेंट मलेरिया। यानी कि अगर किसी को ये वाला मलेरिया होना तो भाई उसकी जान जाना, ये मान लो कि बहुत हद तक कंफर्म है।
अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मलेरिया की लाइफ साइकिल। तो बेटा अगर मैं मलेरिया की लाइफ साइकिल की बात करूं, तो यहाँ पर जो मलेरिया है ना, या फिर मैं कहूँ जो प्लाज्मोडियम है, ये अपनी लाइफ को दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है, आधी कहीं और आधी कहीं और। तो हम इसको कह देते हैं डाइजेनेटिक, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़े, उसे हम कहते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है, या फिर हम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं इसे। भाई डाइजेनेटिक में क्या हो रहा है, इसको चाहिए टू होस्ट, एक के अंदर अपनी आधी जिंदगी निकालेगा, दूसरे के अंदर अपनी आधी जिंदगी। क्लियर बेटा इतना? अब यहाँ पर जो दो होस्ट है ना, इनके नाम देख लो। सबसे पहला है हमारे पास फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ठीक है। और बेटा दूसरा है यहाँ पर ह्यूमन। पहला तो कौन हो गया, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, और दूसरा कौन है यहाँ पर, ह्यूमन। अब नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, कि जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, प्रोसेस समझना, कि जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, इसके सलाइवा में प्रेजेंट है ये इन्फेक्शियस एजेंट, उसको हम कहते हैं कौन, स्पोरोजोइट। यानी कि भाई जो प्लाज्मोडियम है उसका एजेंट कौन है, स्पोरोजोइट, या फिर हम कहें उसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, स्पोरोजोइट। अब मच्छर आया, उसके सलाइवा में प्रेजेंट है कौन, स्पोरोजोइट, और उसने आके बाइट कर लिया। अब स्पोरोजोइट कहाँ एंटर कर गया, मेरी बॉडी के अंदर। अब वो भाई घूमता फिरता पहुंचेगा मेरे लीवर के सेल के पास। ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप क्या, कि मस्कीटो था कौन, फीमेल एनाफ्लिस मस्कीटो, उसके सलाइवा में प्रेजेंट है कौन, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है भाई, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज। वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, कब, जब मच्छर खून पीने है, ठीक है। और फिर वो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा, मेरे लीवर सेल के पास। अब बेटा लीवर सेल में वो एंटर करेगा, उसके बाद अपना नंबर बढ़ाएगा, यानी कि वो कुछ साइकिल्स चलाएगा वहां पर, जहां पे अपना क्या कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है। नंबर बढ़ाता जाएगा, फिर उसके बाद वो अटैक करेगा किस पे, आरबीसी पे। और फिर आरबीसी में जाके आरबीसी के अंदर की जो हीमोग्लोबिन है उसे तोड़ता है, उसके अंदर से जो प्रोटीन है उसे खा जाता है, और फिर वहां बचता है क्या, हीमोजोइन, ठीक है। वहां पे क्या बचता है बेटा, हीमोजोइन। अभी जो हीमोजोइन ना बहुत पॉइजनस है, जब ये मेरे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जब आरबीसी टूटेगा तो भाई हीमोजोइन कहाँ आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में। और फिर यही क्या कॉज करता है, फीवर। यानी कि जब तक हीमोजोइन हमारे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक हमें फीवर नहीं आएंगे। और जब भाई जैसे कि मानो आरबीसी के अंदर थे सारे के सारे कौन, ये स्पोरोजोइट्स, जब ये अपना क्या कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर के प्रोटीन को खा रहे हैं, तो ये अपना नंबर भी वहां बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब नंबर बढ़ गया है, टूट के बाहर आएंगे, और जब ये बाहर आएंगे तो भाई उसके साथ साथ कौन बाहर आया, हीमोजोइन, और उसने क्या कॉज किया, फीवर। क्लियर इतना? सबसे पहले कहाँ, लीवर, लीवर के बाद कहाँ, आरबीसी। बस ये चीज याद रखना। चलो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, प्रोसेस देख लो। तो बेटा प्रोसेस कुछ ऐसी है यहाँ पे, इधर है ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, इधर एक कौन है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इधर की साइड पे प्रेजेंट है ये हमारी स्किन। इधर कौन है ये है स्किन। अब जब मच्छर आया, उसने काटा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ये कौन है, ये है स्पोरोजोइट। ये है कौन, स्पोरोजोइट, यानी कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है ना वो कौन है, स्पोरोजोइट। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, कि ये जो स्पोरोजोइट है ये मूव करता है। स्पोरोजोइट क्या करता है भाई, स्पोरोजोइट मूव करता है किधर, हमारे लीवर सेल की तरफ, ठीक है, किधर, लीवर सेल्स की तरफ। और वहां पर जाके क्या करता है भाई, ये वहां पर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करता है। देखो सिंपल चीज है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है, स्किन पे एंटर किया, वहां पे भाई स्पोरोजोइट एंटर कर चुका है, किधर जाएगा, हमारे लिवर सेल के पास, और मल्टीप्लाई करेगा। बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, अटैक। किधर अटैक करने वाले, ये अटैक करेंगे हमारे आरबीसी पे, ठीक है। इन्होंने किधर अटैक कर दिया, हमारे आरबीसी पे। अब जब इन्होंने आरबीसी पे अटैक किया, तो हमारा आरबीसी कुछ ऐसा था,
और इन्होंने जब आरबीसी पे अटैक किया तो ये अपने नंबर आरबीसी के अंदर बढ़ाने लग गए। ठीक है, देखो आरबीसी के अंदर इनका नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हीमोजोइन है वही बनता जा रहा है। हीमोजोइन कैसे बना, ये भाई हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर देखो दो चीजें, क्या, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन को तो ये खा गए, ठीक है, इसको तो इन्होंने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। और बाई डाइजेस्ट यानी कि इसको खाते जा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है हीमोजोइन। तो आगे देखो क्या होता है, यहाँ पर ये टूटा, ये सब यहाँ पे बाहर निकल गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन निकला बेटा, यहाँ पर निकला है हमारे पास ये हीमोजोइन। ये कौन है, ये है हीमोजोइन। और ये वही हीमोजोइन है जो क्या कोज करता है, चिल्स एंड फीवर। थ्री टू 4 days। क्लियर हो गया इतना। तो देखो फीमेल एनफ्लीज मस्कीटो, सबसे पहले उसने बाइट किया, स्पोरोजोइट एंटर किया, स्पोरोजोइट कहाँ गया, लिवर सेल के पास, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर अटैक करेगा किधर, हमारे आरबीसी पे। आरबीसी के बाद भाई क्या होगा कि अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर उसके अंदर से कौन निकलेंगे, एक तो स्पोरोजोइट निकल गए, ठीक है, ये कौन है, ये है स्पोरोजोइट, ये यहाँ से बाहर निकल गए। और इसके साथ साथ भाई कौन निकला, हीमोजोइन, ठीक है, इधर की साइड पे कौन भाई, हीमोजोइन। अब भाई जो हीमोजोइन है ये क्या कॉज करता है, कॉज करता है चिल्स एंड फीवर्स। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से जो स्पोरोजोइट निकले ना, तो भाई स्पोरोजोइट्स के साथ साथ यहाँ पर गैमेट्स भी निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू गैमेट, ठीक है बेटा। कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये गैमेटोसाइट के अंदर। इतना क्लियर है, इसमें कन्वर्ट हो गई है गेमेटोसाइट के अंदर। अब देखो यहाँ पर मेल फीमेल गेमेटोसाइट दोनों के दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, मेल फीमेल गेमेटोसाइट दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि मच्छर आता है और फिर ब्लड सक करता है, और ये गेमेटोसाइट कहाँ चले जाते हैं, मच्छर के अंदर, ठीक है। एंटर इन फीमेल एनाफ्लीज बॉडी वाइल सकिंग ब्लड, ठीक है। और फिर अब भाई ये कहाँ चले गए, मस्कीटो के अंदर। तो अब जो आगे का डेवलपमेंट है किधर होने वाला है, मस्कीटो बॉडी के अंदर। देख लो फर्दर डेवलपमेंट। अब भाई फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। और फिर नंबर बढ़ा के वापस यहाँ पर कौन आ गया, स्पोरोजोइट आ गए। और फिर स्पोरोजोइट किधर मूव करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड की तरफ, ठीक है, मस्कीटो की भाई सलाइवरी ग्लैंड। और फिर जब मच्छर भिनभिनाता जाएगा किसी हेल्दी पर्सन को, भाई अपना क्या करेगा, डंक मारेगा, या फिर हम कहें ब्लड सक करने की कोशिश करेगा, तो हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई है, किस तरह से प्लाज्मोडियम मच्छर से इंसान में आया, इंसान से वापस मच्छर में गया। एक बार वापस देख लो इसे, एकदम इजी से स्टेप है। सबसे पहले क्या, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ये गया और इसने इंसान को क्या किया भाई, बाइट किया। और जब उसने बाइट किया तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्पोरोजोइड एंटर कर गए, बाइट नहीं, बेसिकली क्या किया, ब्लड सक करने की कोशिश की, ठीक है। तो स्पोरोजोइड जो है एंटर कर गया, किधर जाएगा, लिवर सेल में। फिर उसके बाद वो नंबर बढ़ाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, अटैक करेगा किसे, इस आरबीसी को। और बेटा जब आरबीसी को अटैक किया है तो वहां पर भी अपने नंबर बढ़ा रहा है, फिर आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ से एक तो ये हीमोजोइन निकलेगा, ठीक है। और हीमोजोइन क्या करेगा, चिल और फीवर देगा, और हमें मलेरिया का इसी से पता लगेगा, ठीक है। और फिर कुछ स्पोरोजोइट से कन्वर्ट हो गए इसके अंदर, गेमेटोसाइट के अंदर। अब गेमेटोसाइट जो है भाई, मच्छर आएगा, ब्लड सक करेगा, गेमेटोसाइट किधर गए, मच्छर की बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आगे का डेवलपमेंट है मच्छर की बॉडी में चल रहा है, फिर वहां पे भी क्या बने, स्पोरोजोइट बने, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में गए, किसकी, मच्छर की में। और जब मच्छर ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो ये उस पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम एक से दूसरे के अंदर मूव कर रहा है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर, और मलेरिया कोज कर रहा है, ठीक है। वेक्टर कौन है इसका, फीमेल एनाफ्लीस मस्कीटो। कितने होस्ट लगेंगे, दो, एक तो मस्कीटो, दूसरा ह्यूमन। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है इसकी, स्पोरोजोइट, ठीक है। यहाँ में लिख देता हूं
वेक्टर कौन है इसका भाई? इसका वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एमबीएसिस। नेक्स्ट कौन है बेटा? एमोबिएसिस, या फिर हम इसे कहते हैं क्या? एमोबिक डायसेंट्री। ठीक है, इससे क्या कह सकते हैं हम? एमोबिक। अब बेटा ये तो डिजीज हो गई, ठीक है। एमोबिस क्या है? डिजीज है। कॉज कौन करता है? तो भाई इसको कॉज करता है एंटेमीबा, हिस्टोलाइटिका। देखो अगर टर्म को पकड़ो ना, हिस्टोलाइटिका, तो बेसिकली क्या कर रहा है? टिश्यूज को तोड़ने का काम। फिर नेक्स्ट चीज देखो भाई, इसकी साइट क्या है, यानी कि भाई कहाँ पर ये अपना काम करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन। और एक और चीज, जो मलेरिया वाला अभी अपन ने टॉपिक देखा ना, अगर किसी को इसे और डिटेल में देखना है तो मैं एक और वीडियो इसकी डाल दूंगा सिर्फ मलेरिया की, उसको देख लेना पूरा एकदम A to Z डिटेल के अंदर, किस तरह से एंटर किया, कैसे डिवाइड किया, कौन कौन सी साइकिल चली, बेसिकली थोड़ा एडवांस वाला लेवल। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज देखो कि भाई इसके सिम्टम्स क्या होंगे। अब अगर भाई स्मॉल इंटेस्ट सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये हिस्टोलाइटिक बेसिकली क्या हो रहा है? उसको तोड़ने का काम कर रहा है, उसकी टिश्यूज को रप्चर कर रहा है, तो क्या होगा? दर्द वगैरह होगा इंटेस्टाइन में, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, तो लिख लो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। और इसके साथ साथ क्या है भाई? इसके साथ साथ अब मानो जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर टिश्यूज को तोड़ा जा रहा है, तो वहां से क्या होगा? ब्लड लीक होगा। तो यानी कि जो स्टूल्स है, जो फेजेस है, वेस्ट मटेरियल, उसके साथ क्या पास हो रहा है? ब्लड पास हो रहा है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या हुआ? इसके सिम्टम्स हो गए कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट चीज देखो कि भाई ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर आया, यानी कि ट्रांसमिट हुआ। तो जो हम कंटेमिनेटेड फूड खाया, ठीक है, जो हमने कंटेमिनेटेड फूड खाया, वाटर पिया, उसके जरिए हमारी बॉडी में एंटर किया। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो सैलेड, जैसे हम किसी होटल वगैरह पे गए, किसी ढाबे पे गए, हमने सैलेड लिया। अब वो जो सैलेड है कहाँ से आया हमें नहीं पता, जैसे खेतों में उगाया, भाई खेतों में उसको जो पानी पिलाया जा रहा है किधर से आ रहा है? ड्रेनेज सिस्टम से आ रहा है, क्योंकि भाई ड्रेनेज सिस्टम में क्या है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो जो फार्मर है उसको क्या चाहिए भाई? जल्दी ग्रोथ चाहिए। तो क्या करता है? वो ड्रेनेज वाला पानी उसे पिलाता है। उस पानी के अंदर प्रेजेंट थे कौन? इसके एजेंट। इसके एजेंट कौन होंगे यहाँ पर? अभी बात करेंगे उस एजेंट की। ठीक है, तो एजेंट वहां प्रेजेंट था, इस फूड के ऊपर गया, फूड हमने खाया और वो हमारी बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर जाके वो डिवाइड करेगा कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, और डिवाइड करके फिर हमारा काम खराब करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें सिम्टम्स हो गए, नेक्स्ट क्या है भाई? ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है बेटा, इसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बेसिकली जो ड्रेनेज वाला पानी यूज किया जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, इसके सिस्ट होते हैं, कौन से? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, वो इसका इन्फेक्टिव एजेंट है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैकेनिकल कैरियर कौन है? कि अगर आपने सैलेड नहीं खाया तब भी भाई आपके खाने में कौन लेके आ जाएगा? हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज वेस्ट के ऊपर बैठेंगी और ये उनकी बॉडी से अटैच हो जाएंगी, और फिर आपके खाने पे आगे जब हाउस फ्लाई बैठेगी तो आप उसे रिलीज कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलमिंथीज। तो भाई हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने अभी तक बैक्टीरियल देख लिया, और फिर उसके बाद हमने वायरल भी देख लिया, प्रोटोजोन देख लिया।
अब नेक्स्ट हमारे पास हेलमिंथीज। तो बेटा जो हेलमिंथीज है, इसमें बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, इसमें बात करेंगे वॉर्म्स की। तो सबसे पहला है हमारे पास एस्केरियोसिस। ठीक है, सबसे पहली डिजीज कौन सी है, एस्केरियोसिस। अब देखो, इस डिजीज को कॉज करने वाले का नाम डिजीज में दिया हुआ है, यानी कि एस्केरियोसिस यानी कि एस्केरिस। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसको कॉज कौन कर रहा है, इसको कॉज कर रहा है एस्केरिस। नाम क्या है इसका, कॉमन राउंड वॉर्म। ठीक है, ये इसका नॉर्मल नेम है, कॉमन राउंड वॉर्म। और क्या कॉज कर रहा है ये, एस्केरियोसिस। बेटा इसकी साइट क्या है, तो इसकी साइट है इंटेस्टाइन। सिम्टम्स देख लो। तो अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो भाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो वहां पर भाई टिश्यूज को डैमेज करेगा और इंटरनल ब्लीडिंग कराएगा। सिम्टम्स क्या है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग, मसल पेन या फिर मस्कुलर पेन, फीवर हो गया, ठीक है, अनीमिया हो गया। और कभी कभी इनका नंबर इतना बढ़ जाता है, ठीक है, इतनी ज्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पाथ को ही ब्लॉक कर देते हैं। और जब हम इंटेस्टाइन को, बहुत सारे केसेस में से भाई इंटेस्टाइन को निकाल के जब काट के देखा, उससे पूरे में वॉर्म्स ही वॉर्म्स भरी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे पैसेज को ब्लॉक कर दिया। तो फीवर हो गया, अनीमिया हो गया, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्केरिसिस की बात होगी। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि भाई यहाँ पर प्रेजेंट है ये समझ गए ना क्या ये, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है और इसमें इसके एग्स प्रेजेंट है ये क्या हो गया भाई, इसके इसके एग्स है। अब ये एग्स जो है कंटेमिनेट करते हैं किसे, सॉइल को, प्लांट्स को। क्लियर बेटा, सॉइल, प्लांट और वाटर। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसमिट होते हैं, अब जैसे कि कोई सॉइल है उसके अंदर ये एग्स प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर है जो गंदा हो चुका है एग से, अब उस वाटर को हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स को पानी देने के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, ये उन प्लांट्स को कंटेमिनेट कर रहा है। तो ट्रांसफर थ्रो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल। तो यहाँ पर हमारे पास एस्केरियोसिस पूरा कंप्लीट हो गया, बस इतना देखना है भाई, एस्केरियोसिस यानी कि कॉमन राउंड वॉर्म। फिर उसके बाद साइट क्या है इसकी, इंटेस्टाइन। सिम्टम्स ये रहे। और भाई इसका एजेंट कौन है, इसका एजेंट है कौन, इसका एजेंट होगा ये एक्स। ठीक है, और ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा है भाई, ये कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि एक पर्सन, अब जैसे कि एक पर्सन से दूसरे में तो नहीं जाएगा, पर भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई पर्सन है ऐसे कंटेमिनेटेड फूड को खाएगा, तो उसके अंदर ये नॉर्मल सी बात है कि चला जाएगा और फिर वहां पर जाके भाई क्या करने वाला है, ग्रो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और ये जितने भी सिम्टम्स हैं इन सबको वहां पे कॉज करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिफेंटियासिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन है, एलिफेंटियासिस, या फिर इसको आप कह सकते हो फिलेरियासिस। अब यहाँ पर ये जो डिजीज है इसको कॉज कर रही है कौन, इसको कॉज कर रही है वुचेरिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वॉर्म है उसका नाम क्या है, वुचेरिया। ठीक है, अब बेटा ये वुचेरिया है, यहाँ पर हमारे पास के दो टाइप दिए हुए हैं, वुचेरिया बैंक्राफ्टी एंड वुचेरिया मलई। ठीक है, इसकी क्या हो गया हमारे पास, दो टाइप्स हो गए। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई इनकी साइड क्या है, कि कहाँ पर ये अपना इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स है और जो लोअर लिम्फ है वहां पर, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल एंड लोअर लिम्फ। फिर उसके बाद देखो भाई ये वहां पर तो, जैसे कि आप नंगे पैर कहीं पे चल रहे हो, जैसे कि कोई घास उस पे चल रहे हो, वहां पर ही वार्म प्रेजेंट है, आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया,
तो भाई वहां पर इन्फेक्शन कोज करना स्टार्ट कर देगी, या आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि भाई सूजन स्टार्ट कर देगा, और ये सूजन बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाएगी कि जो आपकी टेस्टिस है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उन सब तक ये पहुंच जाएगी, और फिर भाई वो किसी काम की नहीं रहेंगे, यानी कि भाई उनका जो फंक्शन है खत्म, और जो मेल या फीमेल जो भी हो कैसे हो जाएंगे भाई, स्टेराइल हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज देखो कि अगर किसी पर्सन को ये डिजीज है और अगर दूसरे पर्सन तक कैसे जाएगी, तो यहाँ पर मस्कीटो काम कर देगा। कि भाई पहले तो हो गई वॉर्म से, ठीक है, किसी पर्सन को वॉर्म से डिजीज हो गई, फिर एक मच्छर था उसने उस पर्सन से दूसरे पर्सन तक इसको पहुंचा दिया, तो ट्रांसमिट थ्रू फीमेल मस्कीटो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी क्या होते हैं भाई, अफेक्ट होते हैं, ऑल्सो अफेक्टेड। और फिर क्या हो जाता है भाई, स्टेराइल, चाहे मेल हो या फीमेल, क्या हो जाते हैं वो स्टेराइल। स्टेराइल यानी कि अब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेलमिंथीज कंप्लीट है हमारे पास, नेक्स्ट होगा हमारे पास फंगस। नेक्स्ट कौन है भाई, फंगस। अब बेटा फंगस में हमारे पास दिया हुआ है रिंगवॉर्म। ठीक है, फंगस में क्या हो जाता है, सबसे पहला हमारे पास रिंगवॉर्म, वर्ड आपने देखा होगा, ये मजबूर है पर आप नहीं, तो ये वही वाला रिंगवॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भाई रिंगवॉर्म में हमारे पास कुछ जीनस है। बेटा जीनस के नाम याद कर लेना आप, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया, और एपिडर्मेटोफाइटोन। तो ये जो हमारे पास तीन जीनस दिए हुए हैं ना, ये क्या कोस करते हैं, ये रिंगवॉर्म कोस करते हैं। इसके सिम्टम्स देख लो। तो बेटा इसके सिम्टम है कि हमारी जो स्किन है ड्राई हो जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे जैसे कि कोई जमीन है सूख जाती है ना, तो उस पे से क्या कहते हैं दरारें आ जाती है। आपने कभी देखा हो कोई पानी की जगह है, वहाँ पानी भरा है, पानी सूख गया, फिर जमीन में से छोटी छोटी सी दरारें आ जाती है, वैसे ही हमारी स्किन के ऊपर होने लग जाता है। और हमारे जो नेल और स्केल्प है उसमें भाई बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है। तो ये क्या है, रिंगवॉर्म की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या, सिम्टम्स, भाई हमारी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई, स्केली, लेजन ऑन नेल, और भाई जो स्किन है और जो स्कैल्प है उसमें क्या होती है, इचिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या हो गई भाई, इचिंग हो गई। तो ये हमारे पास रिंगवॉर्म के क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। आगे चलते हैं कि भाई इनके लिए एकदम बढ़िया सा एनवायरनमेंट क्या है ग्रो करने का। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि इनको चाहिए हीट और मॉइस्चर। अगर इन्हें हीट और मॉइस्चर मिला तो इनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारे जैसे कि टोज है, ठीक है, जो हमारी पैरों की उंगलियां, उनके बीच में इनकी जो ग्रोथ के चांसेस है बहुत ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी पर्सन को ये रिंगवॉर्म है, ठीक है, फंगस वगैरह प्रेजेंट है, तो उसके हमें टॉवल्स वगैरह, उसकी क्लॉथ्स वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए, उसके कॉम्ब वगैरह सब कुछ। क्या होता है कि भाई उससे हमारे पास भी आ जाता है जनरली। एक्वायर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो यूजिंग क्लोथ्स एंड फ्रॉम सॉइल। तो इन सबसे क्या हो सकता है बेटा, ये ट्रांसमिट हो सकता है। या तो हम किसी ऐसी मिट्टी में प्रेजेंट मतलब खेलने जा रहे हैं जहाँ पर क्या है, फंगस प्रेजेंट है, या फिर हमने किसी ऐसे पर्सन के क्लॉथ वगैरह यूज कर लिया जिसको रिंग वॉर्म है। क्लियर इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिजीज तो कंप्लीट हो गई है। मैं आगे वाले जो टॉपिक्स है उनको नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, दो नोट लिखूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहला है हमारे पास कि भाई गैम्बूशिया फिश है। अगर आपके आसपास तालाब वगैरह और वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस तालाब में इस फिश को छोड़ दो।
अब ये फिश क्या करती है कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनको खा जाती है, ठीक है, उनको खा जाती है। अब लार्वा नहीं है तो भाई मच्छर कहाँ से आएगा? तो बेसिकली क्या कर रहा है, उन्हें कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिश फीड ऑन मस्कीटो लार्वा, ठीक है। ये जो गैम्बूशिया फिश है किस पे फीड कर रही है? मस्कीटो के लार्वा पे। आगे चलो, नेक्स्ट है एडीज मस्कीटो। नेक्स्ट कौन है बेटा? एडीज मस्कीटो। अभी जो एडीज मस्कीटो है ना, ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है डेंगू और चिकन गुनिया, ठीक है, चिकन गुनिया। तो सिंपल चीज याद रखना, मलेरिया यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। और फिर उसके बाद जब हम बात करें किसकी, डेंगू की, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है एडीज मस्कीटो। क्लियर हो गया इतना? तो बेटा बस लेक्चर नंबर 1 के अंदर इतना ही। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे। और आपको लेक्चर नंबर 1 में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे आंसर कर दूंगा। थैंक यू एंड बट मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।